हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 जो कि डील करता है सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड से, ठीक है, जो कि इसको प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने में हेल्प करती है, किसको, वाटर पोल्यूशन को। तो मेनली हम किसके बारे में आज कवर करने वाले हैं, स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड के बारे में, ठीक है, जो कि दी गई है हमें सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक के सेक्शंस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के या फिर इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको वाटर पोल्यूशन एक्ट की जो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पर आपको इजीली मेरी सभी वीडियोस इस एक्ट की मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3 से। सेक्शन नंबर 3 किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। दैट मीन्स क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके सेंट्रल बोर्ड बनाएगी, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इस सेंट्रल बोर्ड को हम क्या कहेंगे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहेंगे, ठीक है। इसका नाम देंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस नाम से जानेंगे, ठीक है। और इस बोर्ड का मेन काम क्या होगा, इस एक्ट के अंदर जो भी इसको पावर्स दी गई हैं, एक्सरसाइज करने के लिए फंक्शंस दिए गए हैं, उसको वो परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं। पहले होता है सबसे पहले चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है, वो होता है एक तरह का फुल टाइम मेंबर होता है, ठीक है, फुल टाइम चेयरमैन होता है वो, ठीक है। इसके पास क्या होता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होती है, ठीक है, और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन मैटर से डील करने की और इन मैटर से वो डील करता है। कौन से मैटर से, जो कि वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको भी कौन नॉमिनेट करता है, चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है, ठीक है। इसके पास स्पेशल नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, ये सभी बता रहे हैं उसको। देन आगे क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कौन से मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट 5 या फिर 5 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। ये जो होंगे ऑफिशियल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट बोर्ड के मेंबर में से 5 या फिर 5 से ज़्यादा पर्सन को क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, ठीक है। कहाँ से नॉमिनेट कर रही है, अब यहाँ सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट पर्सन मेंबर स्टेट गवर्नमेंट में से कर रही है, ठीक है। कहाँ से करेगी, स्टेट बोर्ड में से मेंबर को नॉमिनेट करेगी, ठीक है। 5 या फिर 5 से ज़्यादा को नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या कह रहे हैं कि इसमें 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, वो सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 2C, इसमें क्या करेंगे, रेफर्ड पर्सन में से होंगे, ठीक है। जहाँ पे आपको सेक्शन 2C में पर्सन होंगे, उसी पर्सन में से ये वाले 2 पर्सन होंगे, ठीक है, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अब नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी होंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन ऑफिशियल मेंबर को भी नॉमिनेट करेगी। कितने नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे, 3 होंगे या फिर 3 से ज़्यादा मेंबर होंगे। और ये क्या करेंगे, अलग अलग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि कौन कौन से इंटरेस्ट हो गए, एग्रीकल्चर इंटरेस्ट हो गया, फिशरी हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रेड हो गया, ये सभी इंटरेस्ट को ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ई में क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दो पर्सन और नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। ये क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, ये इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी कंपनीज और कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में है, ठीक है। 2 पर्सन कौन नॉमिनेट करेगी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंपनी और कॉरपोरेशन के लिए नॉमिनेट करेगी। देन आइए मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये क्या होता है, फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होता है ये पर्सन, ठीक है। मेंबर सेक्रेटरी के पास पोल्यूशन कंट्रोल के साइंटिफिक एस्पेक्ट, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इन सभी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसको भी कौन अपॉइंटेड कर रहा है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है। एक बात याद रखना, हम सेंट्रल बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी अपॉइंटमेंट होंगी और नॉमिनेशन होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। देन आइए क्या कह रहे हैं कि ये जो सेंट्रल बोर्ड है ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट दैट मीन्स क्या है, इसके पास एक परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, और क्या कर सकता है,
इसके पास क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है सेंट्रल बोर्ड, और किसी को स्यू भी कर सकता है, और खुद भी इसको स्यू किया जा सकता है किसी के द्वारा। ठीक है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड अपने नाम से लीगल एक्शन कर सकती है और उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कह रहे हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट है तो दैट मीन्स उसमें ये सभी इसेंशियल्स होने चाहिए। परपेचुअल ससेशन होता है, कॉमन सील होता है, प्रॉपर्टी को स्यू करना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। ठीक है, देन आइए सेक्शन नंबर 4 पे। ये किसकी बात कर रहा है? स्टेट बोर्ड की। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके क्या बनाएगी? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाएगी। ठीक है, यहाँ सेंट्रल बोर्ड की बात यहाँ पे स्टेट बोर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही इसको बनाएगी। ठीक है, वहाँ सेंट्रल बोर्ड की बात हो रही थी तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही थी। अब यहाँ पे स्टेट बोर्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। ठीक है, और इस बोर्ड को स्टेट बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये क्या काम करेगी? जो भी इसको एक्ट के अंदर पावर्स फंक्शंस वगैरह दिए गए हैं वो सभी एक्सरसाइज करेगी स्टेट बोर्ड। ठीक है, देन आइए इसके कॉम्पोजिशन में। इसमें भी क्या होता है? एक चेयरमैन होगा। ठीक है, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। और चेयरमैन के पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर उसके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिकल। ठीक है, या फिर उसे ऐसे इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर करने का क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए उन मैटर से डील करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें बता दी, उसके पास क्या नॉलेज, एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। और इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? नॉमिनेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, देन आइए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे। कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे होंगे? हाँ, इसमें 5 या फिर 5 से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी नॉमिनेट करेगी। कौन नॉमिनेट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। ठीक है, और इसको ये क्यों नॉमिनेट किए जा रहे हैं? क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि इसमें और भी मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट 5 या फिर 5 से ज़्यादा पर्सन भी नॉमिनेट करेगी। क्यों नॉमिनेट कर रही है इन पर्सन को स्टेट में फंक्शनिंग के लिए अपॉइंट किया जाएगा, कि लोकल अथॉरिटीज़ के मेंबर्स में से इनको चुना जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनको भी एक तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इनको भी उन्हीं मेंबर में से, लोकल अथॉरिटी के मेंबर्स में से ही चुना जाएगा। ठीक है, देन आइए नॉन ऑफिशियल्स मेंबर भी होते हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट ही द्वारा 3 या फिर 3 से ज़्यादा नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एग्रीकल्चर, फिशरी, इंडस्ट्री, ट्रेड, ये सभी चीज़ों वाला इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हाँ, इसमें और क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 2 पर्सन और नॉमिनेट किए जाएंगे। अब ये 2 पर्सन को और क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं? सेम उसी लिए जो हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपनीज या फिर कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज और कॉरपोरेशन है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में है। ठीक है, देन आइए एफ में। इसमें क्या कह रहे हैं कि मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। मेंबर सेक्रेटरी वो क्या होता है? एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा ये। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? पोल्यूशन कंट्रोल करने की क्या होती है? साइंटिफिक एस्पेक्ट, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और मैनेजमेंट एस्पेक्ट, इन तीनों एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होती है, नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है इसके पास। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी के पास। नेक्स्ट आइए, सेम इसमें ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। दैट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है प्रॉपर्टी को, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, और स्यू कर सकती है, और खुद भी स्यू हो सकती है। ठीक है, सेम आदि पॉइंट्स तो वही वाले आ जाएंगे जो हमने सेक्शन नंबर 3 में पढ़े थे सेंट्रल बोर्ड में। स्टेट बोर्ड में भी वही पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है वो आपको देख लेना, बाकी मेन पॉइंट्स वही आ रही है। नेक्स्ट आइए, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में क्या बता रहे हैं सबसेक्शन नंबर 4 में। इसमें कह रहे हैं कि किसी यूनियन टेरिटरी के लिए स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी यूनियन टेरिटरी के लिए क्या नहीं बनाया जाएगा? स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल बोर्ड स्टेट बोर्ड की पावर एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में क्या होगा? सेंट्रल बोर्ड होगा, वो किसकी पावर एक्सरसाइज करेगा? स्टेट बोर्ड की पावर एक्सरसाइज करेगा सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, और स्टेट बोर्ड के फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। कौन परफॉर्म करेगा? सेंट्रल बोर्ड करेगा। ठीक है, और इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है? इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल बोर्ड अपने सभी या फिर कुछ पावर्स फंक्शन को क्या कर सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड किसी पर्सन या फिर किसी बॉडी ऑफ पर्सन को अपने डेलीगेट भी कर सकती है। ठीक है, मतलब कि जो भी सेंट्रल बोर्ड के पावर फंक्शंस वगैरह थे वो किसी को दे सकती, किसी पर्सन को दे सकती है, या फिर किसी बॉडी ऑफ पर्सन को भी दे सकती है।
कि वो ये वाले फंक्शंस पावर्स वगैरह एक्सरसाइज कर ले। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल बोर्ड के पास पावर है वो अपनी डेलीगेट करने की पावर। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें सेक्शन नंबर 5 पे आ जाइए अब सीधा। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया कि सेंट्रल बोर्ड कैसे बनेगा, स्टेट बोर्ड कैसे बनेगा, इतने मेंबर कितने होंगे, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब देखते हैं इनकी टर्म एंड कंडीशंस वगैरह क्या है। ठीक है, हर जो मेंबर होगा मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर, ठीक है, सारे मेंबर जितने भी मेंबर्स की हमने ऊपर बात करी है, बस उसमें किसको छोड़कर, मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर, मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर नॉमिनेशन की डेट से 3 साल तक ऑफिस होल्ड करेगा। ठीक है, मतलब कि सभी जो कि जिनकी मेंबर्स की हम बात करिए जिनकी ऊपर, वो कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 3 साल तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो में क्या कह रहे थे कि अगर मेंबर का टर्म पूरा हो गया है, ठीक है, उसने 3 साल पूरे कर लिए, तो तब भी वह ऑफिस में कंटिन्यू करेगा जब तक उसका क्या हो जाता है, सक्सेसर ऑफिसर सक्सेसिव ऑफिस कोई और ज्वाइन नहीं कर लेगा। ठीक है, तब तक वो अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है। देन आइए इसका नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनका जो भी टर्म पीरियड होगा 3 साल वाला, वो तब एक्सपायर हो जाएगा जब, कब एक्सपायर होगा, जब क्या कह रहे हैं कि रेलिवेंट गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं रहते हैं या फिर रेलिवेंट कंपनी कॉरपोरेशन के मेंबर नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें क्या कह रहे हो, नेक्स्ट ये तो समझ लगी ना, सिंपल। आपको ज़्यादा नहीं सेक्शन डिटेल में लर्न होते, जो मेन मोटी मोटी चीज़ें वो लर्न कर लेना। जैसे कि इनका टाइम पीरियड था 3 साल तक का होना चाहिए। ठीक है, 3 साल तक तो रहेगा, और अपने ऑफिस को इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं 3 साल के बाद भी, जब तक क्या हो जाता है, सक्सेसर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेगा। ठीक है, मेन पॉइंट यही है आपका लर्न करने वाला इसमें। और आगे क्या कह रहे हैं कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी मेंबर को उसके टर्म के ख़त्म होने से पहले भी रिमूव कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे उसको 3 साल से पहले भी रिमूव कर दिया जा सकता है। क्यों रिमूव उसे पहले कर सकते हैं, ठीक है, वो हम बाद में आगे देख लेंगे। इसमें क्या करें कि उसे अपने टाइम से पहले भी रिमूव कर दे सकते हैं उसके ऑफिस से। ठीक है, बट यहाँ पे क्या उसको दिया जाएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज दिया जाएगा, मतलब कि उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, यानी मेंबर को पहले मेंबर को ये बताना का अपना मौका दिया जाएगा कि उसे रिमूव क्यों करा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी भी मेंबर को रिमूव कर देंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे अपना पक्ष रखने के लिए। देन इसमें क्या कह रहे हैं कि मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर कोई मेंबर राइटिंग में रिजाइन कर सकता है। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे इसकी बात हो ही नहीं रही है। मतलब कि कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, राइटिंग में अपना रिजाइन कर सकता है। ठीक है, राइटिंग में लिखकर अपना रिजाइन दे सकता है। ठीक है, चेयरमैन को, और क्या करेगा, चेयरमैन क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन लेटर वो वाला उसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, पहले किसके पास रेजिग्नेशन लेटर आएगा, चेयरमैन के पास, फिर वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को देगा। फिर वो क्या होगा, फिर क्या कह रहे हैं कि अदर मेंबर जो होंगे बोर्ड के चेयरमैन के को रेजिग्नेशन देंगे, मतलब कि जो अदर मेंबर होंगे वो किसको रेजिग्नेशन देंगे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड देंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ से समझ लीजिए कि जैसे कि रेजिग्नेशन लेटर किसी ने अपना लिखा तो वो किसको देगा, अपना रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन को देगा, चेयरमैन आगे गवर्नमेंट को देगी जो भी सेंट्रल स्टेट होगी, और जो अदर मेंबर्स होंगे वो किसको देंगे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि कंसर्न सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। जब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया सीट से, दैट मीन्स उनकी सीट क्या होगी, वेकेंट होगी, खाली हो गई है। ठीक है, अब आइए इसमें और क्या कह रहे हैं कि मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर कोई मेंबर अपनी सीट वेकेंट माना जाएगा। अगर मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर बाकी की सीट को क्या माना जाएगा, वेकेंट माना जाएगा, खाली माना जाएगा। कब माना जाएगा, अगर क्या हो जाता है, सफिशिएंट रीजन के बोर्ड की मीटिंग से वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। 3 बोर्ड मीटिंग होगी, वो अभी तक अपनी मीटिंग में तीनों में से किसी भी बोर्ड मीटिंग में आया ही नहीं, एब्सेंट ही रहा, तो तब भी क्या माना जाएगा, उसकी सीट क्या होगी, वेकेंट हो गई है। या फिर वो क्या हो गया है, रेलेवेंट ऑफिस या फिर स्टेट बोर्ड या फिर लोकल अथॉरिटी, कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन का अब मेंबर नहीं रह रहा है, तो दैट मीन्स तब भी उसकी सीट क्या हो गई है, वेकेंट हो गई है। इन 2 कंडीशन में ये माना जाएगा कि उसकी सीट क्या हो गई है, वेकेंट हो गई है। ठीक है, देन आइए और क्या कह रहे हैं कि इसमें वैकेंसी जो भी वैकेंसी की इफेक्टिव डेट सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा, यहाँ पे जो भी उसकी वैकेंट की डेट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में बताई जाएगी। ठीक है, मेंशन की जाएगी। और क्या कह रहे हैं कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है तो उसे फ्रेश नॉमिनेशन से भरा जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी हो गई है तो आप क्या होगा, तो उसे किससे उसकी सीट को कैसे फिल करेंगे, फ्रेश नॉमिनेशन के थ्रू उसको फिल करेंगे। ठीक है,
और इसमें क्या कह रहे हैं कि यार नया मेंबर केवल ओरिजिनल मेंबर के टर्म की रिमेनिंग पीरियड तक ही ऑफिस में रहेगा। मतलब कि जब तक न्यू मेंबर कोई आ नहीं जाता, उसकी ऑफिस में बैठ नहीं जाता, तब तक वो जो होगा मेंबर बनाया गया जिसको थोड़े टाइम पीरियड के लिए, वो तब तक ऑफिस को कैरी ऑन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि बोर्ड के जो मेंबर होते हैं रीनॉमिनेशन के लिए वो क्या है, एलिजिबल है। मतलब कि उनको दोबारा से उनको रीनॉमिनेट किया जा सकता है उनकी सीट के लिए। ठीक है। देन आइए और क्या कह रहे हैं इसमें, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर, यहाँ पे किसको छोड़कर, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी को छोड़कर बाकी मेंबर की सर्विस की जो भी बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो कहाँ पे प्रिस्क्राइब है, वो जैसे कि आपके एक्ट में प्रिस्क्राइब है वही मानी जाएगी। ठीक है। देन आइए, हाँ, इसका लास्ट सबसेक्शन क्या कह रहा है कि चेयरमैन की सर्विस जो होंगी टर्म एंड कंडीशन भी प्रिस्क्राइब होंगी। क्या कह रहे हैं कि जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो भी चेयरमैन की वही होंगी जो क्या करी गई है, प्रिस्क्राइब करी गई है। ठीक है। देन आइए इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है, सेक्शन नंबर 6। इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन बोर्ड का अब मेंबर नहीं रहा है, क्यों नहीं रहा है वो बोर्ड का मेंबर, वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया है, या फिर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जो कि मॉरल ट्रिब्यूट वाला ऑफेंस था। ठीक है। या फिर वो क्या हो गया, किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट हो गया है। और ई में क्या कह रहे हैं कि या फिर उसने क्या करा है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करा है, किसी फर्म या फिर कंपनी में अपना इंटरेस्ट वगैरह ले लिया है। तो इन सभी कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपनी सीट का मेंबर बनने से। ठीक है। बाकी की और भी कंडीशन बताई गई है नीचे एफ वाले पॉइंट में भी। ठीक है। एफ में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कंपनी या फिर फर्म का डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर या फिर सैलरी ऑफिस एम्प्लॉय है जिसका बोर्ड बनने वाली गवर्नमेंट या फिर स्टेट की लोकल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ओन जो भी है उसका सीवेज या फिर किसी ट्रेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपली आप इसमें ये बोले कि अगर उसका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, पहले से ही, तो तब भी उसको क्या कर देंगे जाएंगे, उसको तब भी उसको डिस्क्वालीफाई मान लेंगे कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया मेंबर बनने से। ठीक है। और जैसे जी में क्या कह रहे हैं कि अगर वो अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करता है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। ठीक है। और क्या कह रहे हैं नेक्स्ट इसमें, अगर मेंबर को रिमूव करने का ऑर्डर तब तक किया जाएगा। ठीक है। किसी मेंबर को यहाँ पे रिमूव करने का ऑर्डर तब तक किया जाएगा जब तक उसे रिमूवल के अगेंस्ट क्या नहीं मिल जाती, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिल जाएगा कि उसको रिमूव क्यों किया जा रहा है। ठीक है। बिना उसके रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बिना उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे कह रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि जो मेंबर सेक्शन 6 के अंडर रिमूव किया गया है, ठीक है, फ्यूचर में रीनॉमिनेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। बाकी मेंबर्स तो जैसे मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया कि वो रीनॉमिनेशन हो सकती है उन मेंबर्स की। ठीक है। अगर उनका टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है तो, बट यहाँ पे इन मेंबर की जो डिस्क्वालीफाइड है उनको रीनॉमिनेट हम नहीं कर सकते मेंबर बनने के लिए। ठीक है। देन आइए सेक्शन नंबर 7 किसकी बात कर रहा है, इसमें किसकी बात कर रहे हैं कि अगर कोई मेंबर सेक्शन 6 में दी गई किसी डिस्क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट में हो जाता है, ठीक है, उसने अगर सेक्शन 6 वाली कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन कर दी है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन आते ही उसकी बोर्ड की सीट को क्या मान लेंगे कि उसकी बोर्ड की सीट मतलब कि खत्म होगी, खाली हो गई है। ठीक है। सेक्शन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग कम से कम हर 3 महीने में एक बार होगी। ठीक है। बोर्ड की मीटिंग कब होगी, एटलीस्ट वंस एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में एक बार तो होगी बोर्ड की मीटिंग। और क्या कह रहे हैं, बोर्ड अपनी बिजनेस प्रोसीडिंग के लिए प्रिस्क्राइब रूल्स और प्रोसीजर भी फॉलो करेगा। ठीक है। जो भी रूल प्रोसीजर वगैरह है वो सब उनको फॉलो करना पड़ेगा मीटिंग के लिए। प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन को कोई बिजनेस अर्जेंट नेचर का लगता है तो चेयरमैन अपनी समझ के अनुसार क्या करेगा, किसी भी टाइम पर मीटिंग को बुला सकेगा। ठीक है। अगर कोई से लग रहा है कि अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी तो वो चेयरमैन मीटिंग को बुला सकता है। प्रोवाइजो में ये कह रही है। सेक्शन नंबर 9 किसकी बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी। अभी कह रहे हैं कि सेक्शन 9 में कि बोर्ड जितनी कमिटीज जरूरी समझेगा उतनी कमेटी बना सकता है। ठीक है। बोर्ड को जितना भी ठीक लगे उतनी कमेटीज़ को बना सकता है। कमेटी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं यहाँ पे बताया, जैसे कि पूरी तरह बोर्ड मेंबर से की कमेटी होती है, या फिर पूरी तरह दूसरे पर्सन की मेंबर की कमेटी होती है। मतलब कि वही मेंबर्स होते हैं, बोर्ड वाले होते हैं कई बारी कमेटी में मेंबर, कई बारी वो उस बोर्ड वाले मेंबर नहीं होते, दूसरे पर्सन की कमेटी बनती है वो। ठीक है। और या फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं और कुछ दूसरे पर्सन होते हैं। तो मतलब इस 3 तरह की कमेटी बनती है बेसिकली। ठीक है। वैसे तो बोर्ड जितनी चाहे उतनी कमेटीज बना सकता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें सबसेक्शन 2 पे इसके और कमेटी के बारे में कह रहे हैं कि कमेटी उस समय और उस जगह
मीटिंग करेगी जो कि क्या है, प्रिस्क्राइब है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, अपना काम प्रिस्क्राइब रूल ऑफ प्रोसीजर के अनुसार ही वो करेगी, ठीक है, कमेटी। और क्या कह रहे हैं, इसके बाद में फीस अलाउंसेस के बारे में बता रहे हैं कि बोर्ड मेंबर को छोड़कर कमेटी के जो भी दूसरे मेंबर होंगे, ठीक है, जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और बोर्ड के दूसरे काम करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उन्हें प्रिस्क्राइब फीस और अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। जो कमेटीज़ के मेंबर होंगे बोर्ड मेंबर को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो मेंबर होंगे कमेटी के, उनको फीस और अलाउंसेस भी दिए जाएंगे जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं। देन आइए सेक्शन नंबर 10 पे। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें आइए सेक्शन नंबर 10 कह रहे हैं, इसका सब सेक्शन 1 आइए। बोर्ड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या बनाएगा, किसी ऐसे पर्सन को टेम्परेली एसोसिएट कर सकता है, ठीक है। बोर्ड क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को टेम्परेली एसोसिएट कर सकता है जिसकी असिस्टेंट या फिर एडवाइस बोर्ड के एक्ट के अंडर अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। किसी की भी टेम्परेली एसोसिएशन ले लेगा, किसी की भी हेल्प ले लेगा, उसे अपॉइंट कर लेगा जिसका उसको लग रहा है बोर्ड को उसकी असिस्टेंट और एडवाइस लेना बहुत ही ज़रूरी है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि ऐसा एसोसिएट पर्सन उस पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकेगा। जिसको वो अपॉइंट करे ऑफकोर्स वो पार्टिसिपेट तो करेगा, ठीक है, जिसके लिए उसको अपॉइंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बट यहाँ पे आ गया ना बट, पर अब यहाँ पे और क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे बोर्ड मीटिंग में वोट करने का लिए राइट नहीं होगा। बाकी एडवाइस वगैरह तो वो देगा, हेल्प करेगा, बट उसे यहाँ पे बोर्ड में वोट करने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग में। और क्या अधिकार नहीं होगा उसे, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसे बोर्ड का मेंबर भी नहीं माना जाएगा। उसकी हेल्प वगैरह ले रहे हैं बट उसको मेंबर भी नहीं मानेंगे, ना ही उसका वोटिंग राइट हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन को मीटिंग अटेंड करने के लिए और बोर्ड के दूसरे वर्क करने के लिए प्रिस्क्राइब फीस और अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जिसकी हेल्प एडवाइस ले रहे हैं ऑफकोर्स उसको फीस और अलाउंसेस तो दिए जाएंगे ना, कि जो वही दिए जाएंगे जो कि प्रिस्क्राइब करे गए हैं, ठीक है। देन आइए सेक्शन नंबर 11 जो किसकी बात कर रहा है कि बोर्ड या फिर उसकी कमेटी का कोई भी एक्ट या फिर प्रोसीडिंग इस कारण इनवैलिड नहीं होगी। क्यों, किस कारण इनवैलिड नहीं होगी, या बोर्ड या फिर कमेटी की में क्या है, कोई वैकेंसी है, या फिर बोर्ड की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। अब आइए सेक्शन नंबर 11A में क्या कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि चेयरमैन वही पावर एक्सरसाइज करेगा और वही ड्यूटी को परफॉर्म करेगा जो कि उसको प्रिस्क्राइब करी गई है, ठीक है। इसके अलावा बोर्ड टाइम टू टाइम अपनी पावर्स और ड्यूटीज़ चेयरमैन को क्या कर देगा, डेलीगेट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहे हैं कि बोर्ड टाइम टू टाइम अपनी पावर या फिर ड्यूटी चेयरमैन को डेलीगेट भी कर सकता है, ठीक है। देन आइए सेक्शन नंबर 12 पे। इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इसका सबसेक्शन 1 आइए, मेंबर सेक्रेटरी वगैरह के बारे में। अब ये वाला मेंबर, ठीक है, सॉरी सेक्शन, इसमें क्या कह रहे हैं कि मेंबर सेक्रेटरी की टर्म एंड कंडीशन वो जो भी प्रिस्क्राइब करी गई हैं वही रहेंगी, ठीक है। और मेंबर सेक्रेटरी भी वही पावर एक्सरसाइज करेगा, वही ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जो प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब करी गई है वही पावर ड्यूटीज वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। और जो बोर्ड या फिर उसके चेयरमैन को द्वारा उसको क्या करी गई है, जो उसको डेलीगेट करी गई है वो वाली भी वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। जो कौन किसने दी है, चेयरमैन ने दी है या फिर बोर्ड ने दी है, वो वाली पावर ड्यूटी भी एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं लास्टली इसमें सबसेक्शन 3 में क्या कह रहे हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो भी रूल्स होंगे वो सब्जेक्ट रूल्स के सब्जेक्ट में बोर्ड ऐसे ऑफिसर और एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है जिन्हें बोर्ड में अपने फंक्शन और एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, कोई भी ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है जिसकी अपॉइंटमेंट इसको लग रहा है कि नेसेसरी है, इसकी हेल्प ले सकते हैं अपना पावर फंक्शन वगैरह परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट 3A में क्या कह रहे हैं कि ऑफिसर और एम्प्लॉय की जो भी रिक्रूटमेंट का मेथड होगा, टर्म कंडीशंस होगी और जो भी इनका फीस वगैरह जो भी होगा वो सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड द्वारा ही रेगुलेट करा जाएगा, ठीक है। 3A, हाँ, इसमें प्रोवाइजो बता रहे हैं 3A का। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो भी रेगुलेशन तब तक इफेक्ट में नहीं आएंगी जब तक क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन को, सेंट्रल बोर्ड के रेगुलेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव ना कर दे, ठीक है। जब तक सेंट्रल बोर्ड के रेगुलेशन को कौन अप्रूव नहीं कर देता, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर देती। और स्टेट बोर्ड के रेगुलेशन को कौन नहीं अप्रूव कर देता, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर देती, ठीक है। तब तक ये क्या कह रहे हैं कि रेगुलेशन तब तक इफेक्ट में नहीं आएंगी, ठीक है। 3B पे आइए, इसमें अब क्या कह रहे हैं,
3B में कह रहे हैं कि बोर्ड जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा और प्रिस्क्राइब कंडीशन या फिर लिमिटेशन के सब्जेक्ट में एक्ट के अंडर कोई भी पावर या फिर फंक्शन बोर्ड के किसी भी ऑफिसर को क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या कह रहे हैं कि बोर्ड किसी को भी अपनी जनरल एंड स्पेशल पावर डेलीगेट कर सकती है, किसी भी ऑफिसर को दे सकती है। ठीक है, ये बोर्ड करेगा, अपनी डेलीगेट करेगा फंक्शन पावर वगैरह। ठीक है, यहाँ अब 12(4) में क्या कह रहे हैं, जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशन के सब्जेक्ट में बोर्ड किसी क्वालिफाइड पर्सन को कंसल्टिंग इंजीनियर के रूप में अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, बोर्ड किसको अपॉइंट कर रहा है, किसी क्वालिफाइड पर्सन को एज अ कंसल्टिंग इंजीनियर अपॉइंट कर रहा है, तो बोर्ड उसकी सैलरी, अलाउंसेस और जो भी अदर कंडीशन ऑफ सर्विस होंगी वही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, कौन डिटरमाइन करेगा, बोर्ड ही करेगा। बोर्ड ही अपॉइंट कर रहा है तो बोर्ड ही ये सब चीज़ें उसकी डिटरमाइन करेगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने कवर करा चैप्टर 2 ऑफ दी वाटर एक्ट, जिसमें हमने स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करा, सेक्शन नंबर 3 से लेके 12 तक के सेक्शंस को। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग पसंद आए हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दी इजी नोट्स। एंड अगर आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं, एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको इस एक्ट की, वाटर एक्ट की, जो भी इसकी प्लेलिस्ट का लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां पर आपको इजीली मेरी सभी वीडियोस वाटर एक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करूँ, जिसके नोट्स आप चाहते हो। इसी तरह मैं अपलोड करती रहूँ वीडियोज़ बनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।